वेलकम टू 9th क्लास बायोलॉजी। आज हम चैप्टर नंबर 5 का लास्ट लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम मियोसिस है। इससे पहले हमने माइटोसिस को स्टडी किया था। हमने देखा था कि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं सेल डिवीजन में, और ये होल लाइफ ज़िंदगी के साथ साथ माइटोसिस होती रहती है। कहीं पर भी बॉडी में एक नीड होती है तो वहाँ पर सेल्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए माइटोसिस होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आज का हमारा लेक्चर माइटोसिस से हटकर है, नेक्स्ट है जिसका नाम मियोसिस है। सबसे पहला और बेसिक डिफरेंस माइटोसिस और मियोसिस में ये है कि इन मियोसिस सेल डिवाइड फॉर गैमेट फॉर्मेशन, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस्ड बाय हाफ। सबसे पहला ये है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जबकि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते थे। ये क्रोमोसोम, ये इसकी एक यहाँ पर आप एग्जांपल समझ लें। इससे पहले हमने माइटोसिस पढ़ा था। माइटोसिस में ये होता था कि 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो उनके आगे जो ऑफस्प्रिंग बन रहे थे उनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहते थे। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में एक सेल के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। अगर सेल के पास 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे तो आगे जाकर वो हर सेल में एक एक क्रोमोसोम, या वैसे बाय द वे 4 आगे सेल बनते हैं। तो पेरेंट्स के पास अगर 4 क्रोमोसोम है तो सबके पास 1 क्रोमोसोम आएगा, या n नंबर ऑफ क्रोमोसोम या हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स उनके पास जाएंगे। उसके बाद ये होल लाइफ नहीं होती, ये जस्ट गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ही होती है, और उससे आगे पीछे ये जो मियोसिस है ये नहीं हो रही होती सेल में। ओके, मियोसिस इंपॉर्टेंट क्यों है? जब माइटोसिस हो रही है तो मियोसिस की क्या इंपॉर्टेंस है? पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में जितनी भी वेरिएशंस आती हैं, जितनी भी चेंजिंग आती हैं, उनका कलर, उनकी हाइट, उनका आईक्यू लेवल, ईच एंड एवरीथिंग पेरेंट्स से हमेशा डिफरेंट होती है। और ये पेरेंट्स से डिफरेंट होने के पीछे मेन रीज़न क्या है? ये मियोसिस है। मियोसिस की वजह से ही एक इंसान दूसरे इंसान जैसा नहीं दिखता। उनके फिंगरप्रिंट्स, उनकी हाइट, उनका कलर, मिलियंस ऑफ आप कह लें कि करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। और इन सब डिफरेंट करेक्टरिस्टिक के पीछे मेन चीज़ क्या है? मियोसिस है। जितने बहन भाई होंगे सब में चेंजिंग होगी, और वो चेंजिंग लाने के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल क्या चीज़ है? वो है मियोसिस। इट मेंटेन क्रोमोसोम नंबर्स, क्रिएट जेनेटिक वेरिएशंस नीडेड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इस रिप्रोडक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये इस तरह की रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो उसका ड्रॉबैक या ये होगा कि सेम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, यानी जैसे पेरेंट्स हैं सेम उनके आगे जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो भी पेरेंट्स जैसे होंगे, कोई उनमें चेंजिंग नहीं होगी। और अगर कोई डिजीज़ पेरेंट्स को ऑलरेडी अटैक करती है तो कोई चेंजिंग नहीं आ रही, कोई वेरिएशन नहीं आ रही, तो सेम डिजीज़ जो है उनके ऑफस्प्रिंग या उनके जो चिल्ड्रंस होंगे उनको भी अटैक करेगी। तो इस तरीके से वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, रेवोल्यूशन नहीं आ सकती, उनमें चेंजिंग नहीं आ सकती। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट है मियोसिस का कि ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो अपने आप को चेंज करते रहते हैं, इन्वायरमेंट के लिए अपने आप को कंपेटिबल बनाते रहते हैं। नेक्स्ट इससे देखें तो इसकी स्टेजेस है मियोसिस की। हमने माइटोसिस की 4 स्टेजेस पढ़ी हैं बेसिकली। इसमें भी 4 स्टेजेस के 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट्स में जिसे हम मियोसिस 1 कहते हैं, और दूसरा पार्ट है जिसे हम मियोसिस 2 कहते हैं। दोनों सेम ही हैं, वैसे ही हैं जिस तरह से होती हैं माइटोसिस में। एक बेसिक सा डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं दोनों में। मियोसिस फर्स्ट, इसमें रिडक्शन डिवीजन होती है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं? हाफ हो जाते हैं, आगे सेल्स में जाते हैं। जबकि इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो मियोसिस था, माइटोसिस था। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहले इधर ही डबल हो जाते हैं, और आगे जब जाते हैं तो उतने ही होते हैं जितने पेरेंट्स के पास क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन इसमें नहीं होता। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाते हैं आगे सेल्स में। और उसके बाद सेकंड जो मियोसिस है, मियोसिस 2 है, उसमें वही क्रोमोसोम डिवाइड नहीं, डबल नहीं होते, बल्कि डबल होने के बजाय उन्हीं में से आगे, अगर लाइक यहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स हैं तो 2 में से एक इधर चला जाएगा और एक इस साइड पर चला जाएगा। तो इस तरीके से एक पेरेंट से आगे 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, या एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा उनके पास। नेक्स्ट इनके स्टेजेस को हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोसोम 1 है। मियोसिस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है जहाँ पर रिशफलिंग होती है, जहाँ पर हमने अभी बात की थी कि पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में मिलियंस ऑफ करेक्टरिस्टिक चेंज होती हैं। उन चेंज होने के पीछे मेन चीज़ क्या है? वो ये है, देखिए ये 2 सेल हैं, दो क्रोमोसोम्स हैं। इन 2 क्रोमोसोम्स में जो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पर प्रोफेज 1 में एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा कि ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, ये बिल्कुल करीब करीब आएंगे। इनके ये जो सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं, इस जगह पर आप देखें इसकी नेक्स्ट स्टेज इधर, तो ये यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन करने के बाद क्या होगा, इसका कुछ पार्ट इस साइड पर चला जाएगा और इसका कुछ पार्ट इधर आ जाएगा, जो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं।
अब यहाँ पर बहुत सी जीन्स हैं जो कि इधर से इधर ट्रांसफ़र और यहाँ से इस साइड पर ट्रांसफ़र हो गई हैं। आप इसको इस तरीके से समझें कि जैसे आपके पास 1 से लेकर 9 तक डिजिट्स हैं, उन डिजिट्स को आप रिशफल कर दें तो कितनी टाइम आप उससे मल्टीपल नंबर्स ले सकते हैं, 1 to 9। आप उसमें से जितनी दफ़ा चाहें आप उनमें से डिफरेंट नंबर्स ले सकते हैं, उनको रिशफल करते करते 1122, 1234, 1143, 1434। आप कितने ज़्यादा उनमें से नंबर ले सकते हैं। बेसिकली रिशफलिंग में ये होता है कि डीएनए जो होता है वो मिक्सअप हो जाते हैं इनके सिस्टर क्रोमेटिड से। इसी वजह से आगे जो न्यू जनरेशन आती है, जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनते हैं, उनमें जो मेन जितनी भी वेरिएशंस आती हैं उनके पीछे मेन उनका रिस्पॉन्सिबल ये क्रॉसिंग ओवर है कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही मियोसिस जो होती है इसमें चेंजिंग आती है। तो क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल, ये प्रोफेज 1 है। ऐसा ही हमारे पास माइटोसिस में होता है, क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं, होमोलोगस पेयर अप होते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है। इसमें सिर्फ एक क्रॉसिंग ओवर एक सेपरेट चीज़ है, अदरवाइज ये माइटोसिस 1 की तरह की ही प्रोफेज है। प्रोफेज के बाद मेटाफेज है। मेटाफेज में क्या होगा, वो जो पेयर्स क्रोमोसोम्स हैं वो लाइन अप होंगे सेंटर पर अरेंजमेंट के साथ, और उसके बाद यहाँ पर स्पाइंडल फाइबर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। स्पाइंडल फाइबर्स जब बनेंगे तो एनाफेज में क्या होगा कि वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट, जो स्पाइंडल फाइबर साइड पर बनेंगे वो इन क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ इस साइड के इधर और इस साइड के वालों को इधर इस तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, यानी खींच लेंगे इनको, और ये दोनों साइड पर जाएंगे। न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दरमियान में जो है वो इन साइड की तरफ होना स्टार्ट हो जाएगी और ये दो प्रॉपर अलग अलग न्यूक्लियस बन जाएंगे। ये वाला जो प्रोसेस पहला हुआ है ये एनाफेज में हुआ और ये सेकंड जो प्रोसेस हुआ है ये टीलोफेज 1 में हुआ है। इसके बाद इसकी लास्ट फेज कैरियोकाइनेसिस आती है, लेकिन यहाँ पर हम नहीं पढ़ते क्योंकि हम सिर्फ न्यूक्लियस की डिवीजन को या क्रोमोसोम्स की डिवीजन को देख रहे हैं। तो हम ये नहीं देखते कि सेल का साइटोप्लाज्म, जो कि हम पहले इसको पढ़ चुके हैं, साइटोकाइनेसिस में सेल का साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, पर यहाँ पर हम कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ही देख रहे हैं। क्योंकि सारी चीज़ें सेम है, दोबारा से उसको स्टडी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई। मियोसिस 1 में हमने क्या देखा कि एक सेल था, पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के क्रोमोसोम्स जो है वो डिवाइड हुए या न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। अब सेकंड स्टार्ट हो रही है हमारे पास मियोसिस सेकंड। मियोसिस 1 कंप्लीट हुई, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आए, और अब यहाँ पर हमारे पास दो हैप्लॉइड सेल्स हैं। अब ये जो सेल्स यहाँ पर बने हैं इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो आधा रह गया है। पहले नंबर अगर 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे तो अब यहाँ पर 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं पेयर्स की फॉर्म में। इसमें कोई क्रोमोसोम डुप्लीकेशन नहीं होती, यानी कि इसके पास अगर 2 क्रोमोसोम्स हैं तो ये आगे एक एक सेल में चला जाएगा, और इसके पास भी 2 क्रोमोसोम्स हैं तो ये भी आगे एक एक सेल में चला जाएगा। इससे पहले माइटोसिस में हम पढ़ रहे थे, इस स्टेज से जब आगे जाता था ये तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इससे पहले ही डबल हो जाते थे, लेकिन यहाँ पर डबल नहीं हो रहे। यही रीज़न है कि नेक्स्ट जनरेशन में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेगा हमें। इसके बाद मियोसिस सेकंड की चलें, 1 बाय 1 हम स्टेजेस वही सेम ही है वैसे ही, फिर भी देख लेते हैं। प्रोफेज 1 इसके स्पाइंडल फार्म बनती हैं, यानी कि प्रोफेज 1 में क्या होता है वही जो इनका क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर में आना स्टार्ट हो जाते हैं, विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं प्रोफेज 1 में। देन फिर मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम सेंटर में अगर अलाइन होते हैं, उसके बाद टेलोफेज में साइडों पर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और फिर लास्ट में एनाफेज में अलग होना शुरू हो जाता है और टीलोफेज में बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं और एक दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये एक सेल था पीछे पेरेंट सेल से ये दो सेल बने थे, डॉटर सेल, और उनसे फर्दर फिर सेकंड मियोसिस स्टार्ट हुई तो दोनों में से अलग अलग 2 और डॉटर सेल इधर बने, 2 डॉटर सेल इधर बने, तो एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बन गए हैं जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लो है। अब यहाँ पर हम सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, हमने पहले इसको स्टडी कर लिया है। ये क्रोमोसोम डबलिंग को प्रिवेंट करता है, और एवोल्यूशन के लिए, चेंजिंग के लिए जो डिफरेंट किस्म की हमें वेरिएशंस की नीड होती है उन वेरिएशन को फुलफ़िल करता है। उन वेरिएशंस को फुलफ़िल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही मियोसिस ही है। इसके और भी इसकी बहुत सी इंपॉर्टेंस है, हमारी बुक में 9th की बुक में इतनी ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया, तो हम भी बस इतना से इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्रोमोसोम डबलिंग को प्रिवेंट करता है, वेरिएशंस को प्रमोट करता है, एवोल्यूशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब मियोसिस में भी कुछ एरर्स आ सकते हैं, जैसे माइटोसिस में एरर्स आए थे। मियोसिस में एरर्स क्या आएंगे, बेसिकली नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ से ये पेरेंट सेल है, यहाँ से स्टार्ट होते होते जाते ये आगे 4 डॉटर सेल बनेंगे, और इन 4 डॉटर सेल्स में ये वैसे डॉटर सेल तो यहाँ तक बन जाते हैं, यहाँ पर एक सेकंड सेल आता है जो फ्यूज़ इसको करता है, फर्टिलाइजेशन होती है, और उसके बाद फिर से ये डिप्लॉयड यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें 2 हो जाते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये मियोसिस ही हो रही है। मियोसिस का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक कंप्लीट हो गया, और इस साइड पर भी यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये एक ये गैमेट है और ये एक न्यू सेल है जो कि ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, इनकी फर्टिलाइजेशन होती है और उसके बाद फिर से ये
2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। लेकिन सम टाइम ये होता है इनमें कुछ एरर्स आ जाते हैं। एरर्स डिफरेंट स्टेजेस पर आ सकते हैं। जैसे ये एक पेरेंट सेल है, इसमें से 4 बेसिकली टोटल क्रोमोसोम्स थे, इसमें 2 इधर आ गए, 2 इस साइड पर आ गए। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ कि इन 2 में से तो ये 2 अलग अलग हो गए, लेकिन इसमें से ये 2 के 2 इस साइड पर आ गए और इधर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, ये यहाँ पर आया, नॉर्मल सेल बना, ये भी नॉर्मल सेल बना, ये एबनॉर्मल सेल बन गया क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 3 आ गए। और ये भी एबनॉर्मल बना क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिर्फ 1 है, जबकि 2 होने चाहिए थे। सेकंड पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि दोनों ही क्रोमोसोम्स इस साइड पर चले गए, दोनों पेयर्स ही, और इस साइड पर कुछ भी नहीं आया। अब ये सेल जो है एम्प्टी है और इसमें से आगे अब यहाँ पर जो कि 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे 2 पेयर्स की फॉर्म में, तो इनमें से 2 इस साइड पर चले गए, 2 इस साइड पर चले गए। अब जब इनमें फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद देखिए इस साइड पर भी 3 बन गए, इस साइड पर भी 3 हैं, इस साइड पर जबकि सिंगल है और इस साइड पर सिंगल है। ये सारे के सारे एबनॉर्मल केसेस हैं, ऐसे केसेस हैं जिसमें इंसान, अगर हम ह्यूमन की बात की जाए तो इंसान ना तो मेल होता है नॉर्मल, ना ही वो नॉर्मल फीमेल होता है। उनके पीछे जो मेन इशू होता है, मेन रीज़न होता है, वो ये वाला होता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ, फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट, सॉरी, हमारा चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर स्टार्ट करेंगे 6, चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।